चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्हें चुनाव प्रचार के दौरान कितनी मेहनत करती है? जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, किस तरह उनकी दिनचर्या होती है, सुबह से रात तक कैसे वो प्रचार प्रसार करते हैं, दिन भर इस तपती गर्मी में लोगों के बीच रहना और उनके सामने अपनी सारे वो विजन रखना जिसे लेकर वो चुनावी मैदान में गए हैं, और इसके लिए किस तरह उनकी तैयारी चलती है, कैसे वो चुनाव प्रचार करते हैं, घर से कैसे वो निकलते हैं, घर वालों को कितना वक्त दे पाते हैं, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश इस प्रोग्राम में करेंगे। इस वक्त हम आ चुके हैं हजारीबाग और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल, जो हजारीबाग के विधायक भी रहे 2 टर्म से। ऐसे में किस तरह से वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कितना पसीना मैदान में बहा रहे हैं चुनावी मैदान में, वो देखने के लिए हम पहुंचे हैं। ये उनका आवास है और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे उनके सुबह की शुरुआत होती है। तो एक दिन प्रत्याशी के साथ, और इस वक्त हम लोग हजारीबाग पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी, 2 टर्म विधायक भी रहे हैं हजारीबाग से। किस तरह चुनाव प्रचार करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, और देखिए सुबह का ये वक्त है और 8 बजे से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि प्रचार करने के लिए निकलना है, लोगों से जनसंपर्क में जाना है, उनसे बातचीत करनी है, ये विश्वास दिलाना है कि अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या विज़न है उनका। और देखिए कैसे शुरुआत होती है। टीवी पर देखकर बहुत आसान लगता है, लेकिन कितनी जद्दोजहद होती है, किन मुश्किलों से प्रत्याशी गुजरते हैं, वो आज आपको दिखाएंगे। ये सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर हैं हम लोग विधायक जी के साथ, अब सांसद के लिए फाइट में है, प्रत्याशी हैं। जितना आसान लगता है लोगों को देखकर, क्या वाकई चुनाव प्रचार इतना आसान होता है? कितनी मेहनत होती है? देखिए, आसान और मुश्किल, अगर आप पब्लिक में जाना आपको थोड़ा कष्टप्रद लगता है तो ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप पब्लिक से जुड़े हैं, उनके बीच में जाना आपको अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए एक सुखद अनुभूति होगा। हम लोग अगर जैसे 2 दिन का ब्रेक हो जाता है अभी चुनाव प्रचार में, हम लोग गांव टू गांव जनसंपर्क का अभियान अभी चला रखे हैं। ये हर पंचायत के हर गांव में हम लोग जा रहे हैं। अभी रामनवमी को लेके 2-3 दिन ब्रेक था, तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से हम लोग नहीं गए हैं, 2-3 दिन में ही ऐसा हालत हो गया है। लेकिन इस समय टेम्परेचर बहुत है, दिन में धूप और हवा का प्रकोप भी, जिसको लू बोलते हैं, इसका प्रकोप बहुत है। तो ये इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल समय है चुनाव प्रचार के लिए। अब हम लोग जो सुबह निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं और फिर 11-12 बजे के बीच में आना हो पाता है रात में। तो ये थोड़ा टेम्परेचर को लेकर के थोड़ा ये मुश्किल समय ज़रूर है। तो ये सब मैनेज करने में परिवार को वक्त नहीं दे पाते होंगे, तो इसकी शिकायत कभी वाइफ बच्चे कभी करते हैं? देखिए, आपको अपने जीवन को रेगुलेट करने का क्षमता होना चाहिए। तो हम लोग पिछले 9.5 साल से विधायक हैं और ऑलमोस्ट यही रूटीन फॉलो करते हैं कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलना है। लेकिन एक नॉर्मल विधायकी में लंच के लिए कभी कभी आना पॉसिबल होता था, और दिन 8 साढ़े 8 बजे समाप्त हो जाता है, मतलब उससे ज़्यादा हजारीबाग में नहीं जाता। लेकिन अभी का विशेष परिस्थिति है, तो चूँकि परिवार के लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए ज़्यादा शिकायत होती नहीं है। तो देखिए, ये मनीष जायसवाल जी की माँ है और किस तरह अपने बेटे को खाना सर्व कर रही हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव प्रचार में जाना है और दिन भर बाहर रहना है। उसके बाद फिर ये बीच में खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे इस भीषण गर्मी में, तो ये माँ का प्यार है। कैसा लगता है जब एक बेटा इतनी तरक्की करे और अब उसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा भी बहुत कर्मठ है, लगा रहता है इसी में, सबका सेवा करने में। हमको बहुत अच्छा। कभी नाराज नहीं होती कि सुबह निकल रहे हो रात में आ रहे हो, क्या तरीका है? कभी कभी तो नाराज होते हैं कि इतना बहुत बाहर रहते हो, इतना पता नहीं बाहर इतना देर से आ रहे हो,
लगता है थोड़ा। हाँ, घर पे उतना वक्त नहीं दे पाते होंगे, लेकिन जो वक्त मिलता है वो क्वालिटी टाइम आप लोग को दे देते हैं। देते हैं पूरा, जब वक्त मिलता है तो पूरा घर में अपना ध्यान देता है। तो जीत के लिए कोई खास दुआ बेटे के लिए? बहुत खूब तरक्की करे, जरूर जीते और इसमें अच्छा रहेगा हम लोग को। मेहनत कर रहा है तो जीते भी उतना। तो चलिए, ये इस तरह का सपोर्ट रहता है। और क्या खाने में ऐसा देना चाहती हैं, क्या ऐसा बनवाती हैं जो इन्हें दिन भर एनर्जी फुल रखे? इसको सुबह सुबह पनीर ये एप्पल डाल के देते हैं और पपीता। अच्छा, मतलब रास्ते के लिए आप तैयारी करके देती हैं? जी, रास्ते के लिए तैयारी करके। रास्ते के लिए भी देते हैं, पराठा सब्जी वगैरह, मखाना, बादाम, एप्पल, ये सब रास्ते के लिए रहता है। अच्छा, और सुबह सुबह नाश्ते में फिर तो रात में आते होंगे, तो रात का डिनर होता है फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली के साथ नहीं होता है, कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं? हाँ, नहीं, रात में आके अपना खा लेता है, जैसे कभी नहीं भी खाया कभी खा भी लेता है। चलिए, तो जो टाइम है फिलहाल इनके पास वो परिवार को देते हैं, लेकिन परिवार वाले भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और पता है कि उनका बेटा जनप्रतिनिधि है और आगे देश की सेवा करना है अपने इसी क्षेत्र में, तो उसके लिए कॉपरेशन है। और देखिए, अब मनीष जी के साथ यहाँ पर नाश्ते की टेबल से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चर्चा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रचार को लेकर ही कितनी तैयारी होती है, कैसे रोड मैप तैयार करते हैं, कौन प्लानिंग करता है कि आज इस क्षेत्र में जाना है, वहाँ की जनता से कैसे बातचीत करनी है, और लोग वहाँ पहुँचे आपको सुनने के लिए, आपके विज़न को जानने के लिए, इसके लिए किस तरह तैयारी होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके ऑर्गेनाइजेशन पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। ये जो हजारीबाग लोकसभा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 34 मंडल आते हैं। सभी में पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, पूरा सेटअप है। तो हम लोग 34 मंडल में हम लोगों ने निर्णय किया था कि हर मंडल में एक दिन का समय हम लोग देंगे, जिसका मतलब हुआ कि अमूमन हर 10-12 पंचायत पे एक दिन का समय निकालेंगे। तो जो मंडल अध्यक्ष होते हैं हमारे, वो प्लान करते हैं, एक शेड्यूल बनता है कि कितने जगह जाना है, कहाँ पे जाना है, कितने बजे से जाना है। और इसका एक दिन पहले, जैसे आज मैं जहाँ जा रहा हूँ, कल उन्होंने उसका रिहर्सल किया होगा बैलून क्षेत्रों में जा कर के कि कहाँ पे कौन मिलेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम होता है। और अमूमन थोड़ा चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए दोपहर के समय में थोड़े कम लोग निकलते हैं घर से, नहीं तो शाम और सुबह बहुत लोगों से मिलना हो जाता है। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम लोग हर गांव में, हर महत्वपूर्ण गांव, अब लोकसभा क्षेत्र का हर गांव जाना संभव नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन हर महत्वपूर्ण गांव तक पहुंचे, मोदी जी के विचारों को बताएं और देश के जो वर्तमान हालात हैं उनको बताएं। ये काम हम लोग कर रहे हैं भाई। आप नाश्ता करिए, नहीं तो प्रचार में आपको भी लेट होगा। अमूमन कितना वक्त रहता है सुबह से रात तक, कितने देर बाहर रहते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं? लगभग 15 घंटे का समय जो है कैंपेन टाइम होता है। हम 5:15 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना जो फिजियोथेरेपी हमको कराना रहता है वो करा के हम 8 बजे बाहर आ जाते हैं और 8:30 तक जितने मिलने वाले लोग रहेंगे उनसे मिलके 8:30 हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद आना जो है रात में डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन घर पहुंचते पहुंचते 12 जरूर बज जाता है। 12 बजे सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक वर्किंग मोड में रहना, कभी पत्नी से कोई नाराज़गी कि वक्त नहीं देते हैं आप? नॉर्मल पत्नियां जैसे झगड़ा करती हैं, वैसा कुछ कभी लगा? ये हम तो शादी को बहुत साल हो गया, 33 साल हो गया है और हमारे बच्चे भी बड़े हैं और हमारी वाइफ भी वर्किंग है, तो अमूमन हम लोग का निकलने का टाइम एक साथ ही होता है। उनका स्कूल रहता है तो उनका निकलने का टाइम हमारा एक ही साथ रहता है। कि रात में आने का समय थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट है, तो नॉर्मली तो हम लोग 8-9 बजे तक आ ही जाते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग है, वो तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो भी वर्किंग है तो उनको तो वीक ऑफ मिलता होगा। अभी देखिए इलेक्शन है तो हमारा भी वीक ऑफ कैंसिल है। आप वीक ऑफ लेते हैं कि नहीं? राजनीति में जो ऑफ डेज होता है वो हमारा प्राइम डेज होता है। जो लोग कभी हमसे नहीं मिल सकते वो संडेज को मिलता है, तो हम लोग का कोई ऑफ नहीं होता है।
चलिए, तो 15 घंटे का काम बिना ऑफ डे का वाकई बहुत मुश्किल होता है। और इनके साथ हम रहेंगे दिन भर और देखेंगे किस तरह प्रचार करते हैं, एक प्रत्याशी कितनी मेहनत करता है, चुनावी मैदान में कितना पसीना बहाता है और उसका फल मिलता है। तो फटाफट नाश्ता करते हैं हम और फिर निकलते हैं चुनाव प्रचार में। तो प्रचार के लिए मनीष जी निकले और उनके साथ हम भी निकले हैं, ये देखने की किस तरह प्रचार होता है। सुबह से ही मनीष जी के साथ हम लोग हैं और देख रहे हैं कितने बिजी ये रहते हैं। घर पे भी कार्यकर्ताओं का आना, लगातार फ़ोन कॉल्स और उन सब के बीच अब प्रचार के लिए गाड़ी निकली हुई है। मनीष जी, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप जनसंपर्क में निकलते हैं? देखिए, जनसंपर्क का सबसे बड़ा चैलेंज होता है पब्लिक का विरोध। लेकिन हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं, तो जहाँ भी जाते हैं हम लोग का स्वागत ही होता है, कहीं पे विरोध नहीं होता। और ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। अभी आप चलेंगे, आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर के झारखंड में एक ही चीज़ से परेशान है, वो है प्रधानमंत्री आवास के नहीं मिलने से। आप जहाँ भी जाइएगा तो एक ही चीज़ आपको सुनने को मिलेगा कि हम लोग के बाबू कॉलोनियाँ नहीं मिल रहे। तो ये राज्य सरकार ने 4 सालों से इसको रोक करके रखा है। अभी जो अबुआ आवास ये लोग लेकर के आए हैं, ये अबुआ आवास पब्लिक को बबुआ बनाने का एक स्कीम है। अब आप सोच सकते हैं कि जो आपका जो आम सभा हुआ या ग्राम सभा जो हुआ, उस पूरे लिस्ट को बदल दिया गया। वो पूरा लिस्ट अब वो पुराना वाला लिस्ट नहीं रह गया, अब नए लिस्ट के साथ में। और इसमें धड़ल्ले से आरोप लगाया जा रहा है कि 20,000 से लेकर के 30,000 रुपया लेकर के लोगों का नाम उसमें ऐड किया जा रहा है। तो एक जनरल असंतोष इस बात को लेकर के देखने को आपको मिलेगा। बाकी जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड है। तो हम लोगों को चुनाव में मौसम जितना भी हार्श हो जाए, बात बाकी और किसी चीज़ से हम लोगों की परेशानी नहीं है। मनीष जी, आपने कहा कि आप लोग लकी हैं कि कहीं विरोध नहीं होता। हाल के दिनों में ही आपने देखा होगा, पश्चिमी सिंहभूम की प्रत्याशी हैं बीजेपी की गीता कोड़ा, तो उनका विरोध हुआ, गांव में घुसने नहीं दे रहे थे लोग और उनका कहना था कि आप नज़र नहीं आई 5 साल और फिर दूसरी पार्टी में चली गई। तो इस तरह के विरोध को क्या मानते हैं? क्या ये प्रायोजित विरोध था या फिर जनता के बीच नहीं जाने से वो आक्रोश दिखता है? देखिए, उनके केस में तो प्योरली प्रायोजित भीड़ था। ऐसा हो सकता है कि जो सिटिंग जो एमपी हो उसके साथ में ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि एमपी का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है और कई एक बार 100% जगहों पे जाना शायद संभव नहीं हो पाया होगा किसी से। लेकिन उनके गीता कोड़ा जी के केस में तो ये प्योरली जो है ये गुंडागर्दी था, एक स्पॉन्सर्ड था कि जैसे किसी चीज़ को स्पॉन्सर करके किया जाए वैसा था। तो लेकिन अमूमन हम लोग को देखने को ये मिला है कि देखिए, मोदी जी के राजपाट में एक ये भला है कि कहीं सांसद गया हो ना गया हो, लेकिन योजनाएं लगातार एक एक व्यक्ति को टच कर रही हैं। तो आदमी बेसिकली डेवलपमेंट को देखता है और ये अहम हिस्सा जरूर है आदमी के जीवन का कि किसी के सुख और दुख में हम लोग सम्मिलित रहें। लेकिन अगर डेवलपमेंट उन तक पहुंचा है और डेवलपमेंट के पार्ट उनके अगर सांसद रहे हों तो विरोध को समझाया बुझाया जा सकता है। मनीष जी, अभी आपने कहा कि लोकसभा है तो लोकसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है। विधानसभा चुनाव में भी आपने कैंपेन किया और अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उसके लिए आप कैंपेन कर रहे हैं। कितना फ़र्क लगता है दोनों क्षेत्रों में, दोनों चुनावों में कैंपेनिंग के दौरान? देखिए, लोकसभा का जो दायरा है, हमारे यहाँ 2258 बूथ है, लगभग 25 लाख की आबादी होगी और हमको लगता है कि 19 लाख प्लस वोटर्स हैं इसमें। और हमको ऐसे तो गांव का असेसमेंट अभी नहीं है, लेकिन 2000 से ज़्यादा गांव भी इन्वॉल्व हैं इसमें। अब इतने बड़े एरिया में कैंपेन करना या बाद में इसको सर्व करना ये अपने आप में एक चैलेंज जरूर है। लेकिन अगर आप समय देना चाहें तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हमने जब विधानसभा का चुनाव जब लड़ा था पहली बार, तो हमको विधानसभा ही बहुत बड़ा लगता था कि जैसे वही इतना बड़ा एरिया कैसे कवर होगा। लेकिन जब हम लोगों ने
पिछले 10 सालों में विधानसभा को ऑर्गेनाइज कर लिया, उनको चीज़ों को अच्छे से हम लोग मैपिंग कर लिए, उसको हम लोग अच्छे से ये कर लेते हैं। तो अब ये लगता है कि नहीं, ये दायरा बहुत बड़ा नहीं है और सब जगह लोग हो गए हैं। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है, तो हम लोग को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। मैं आपको एक बात से बताना चाहता हूँ कि हम लोग छठ व्रतियों को उनके घर तक पहुंचा करके साड़ी देते हैं, जो कि एक पुनीत पर्व है और इसमें नए वस्त्र का ही इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि लगभग 10,000 साड़ियाँ हम लोगों ने लोगों को दिया था और 2 दिन में अपने इंटायर विधानसभा में हर एक गांव में जाकर के बांटने का काम हम लोगों ने किया था। तो ये एक व्यवस्था बन जाता है। ठीक है, मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इसलिए हजारीबाग विधानसभा के बाहर की व्यवस्था थोड़ी कम है मेरे पास इस समय। पार्टी की व्यवस्था बहुत है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यवस्था से भी बहुत ट्यून्ड नहीं है। लेकिन आने वाले सालों में जैसा यहाँ हुआ, हजारीबाग विधानसभा का हुआ, वैसा लोकसभा का भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आपके जो अपोजिट हैं जेपी पटेल, तो कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? वो फाइट में कहाँ दिख रहे हैं, या फिर इस बार भी मोदी लहर है? देखिए, सवाल यहाँ पे कैंडिडेट का बिल्कुल नहीं है। एक तो वो तो पिछले 5 साल से हम लोगों के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही थे। अचानक उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब दल बदलेंगे, कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आप अमूमन किसी भी सभा में जाकर के ये पूछिए कि 2 विकल्प है इस देश के पास में, एक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, दूसरे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो सभा से एक आवाज़ निकल करके आती है ना, कहीं कोई पप्पू बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस समय माहौल कांग्रेस के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। तो पटेल जी ने क्या सोच करके कांग्रेस ज्वाइन किया है, ये तो अलग विषय है, लेकिन कैंडिडेट का कोई महत्व यहाँ पर है नहीं। वो जरूर एक चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि जातिगत तरीके से लोगों को गोलबंद करें, लेकिन मेरा पूरा मानना है कि अभी लोग जो है विकास देख रहे हैं। ये देश का चुनाव है, लोग विकास पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन कि कोई जात पात करें इसमें। तो इस बार लोगों को विकास चाहिए और इसी भरोसे के साथ मनीष जी भी निकले हुए हैं चुनाव प्रचार में। और कैसा शेड्यूल होता है किसी प्रत्याशी का, वही आपको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जीत को लेकर आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि 2 बार से हजारीबाग सदर के विधायक रह चुके हैं मनीष जायसवाल, और इस बार लोकसभा के लिए चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता का सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह जनसंपर्क करते हैं आगे आपको लिए चलेंगे। इस वक्त हम बरही के लिए रवाना हुए, थोड़ी देर में हम बरही पहुंचेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे किस तरह कैंपेनिंग होती है। अगर आप देखिएगा तो छोटे छोटे काम करके जिसका परिणाम, लेकिन काम छोटा है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा हो गया। और कई लोग आज पूछने लगे हैं कि जिन पार्टियों ने 70 साल तक इस देश पर राज किया, उन्होंने क्यों नहीं इस योजना को पहले लागू किया। तो इस वक्त हम मनीष जी के साथ पहुंच गए जहां जहां वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ये चौपारण का खिलाही गांव है। यहां पर भी जनसंपर्क उन्होंने किया है, लोगों से बातचीत की है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। पूर्व विधायक मनोज यादव हमारे साथ हैं। मनोज जी, आप भी लगातार अभी जनसंपर्क अभियान में मनीष जी के साथ हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पूरे विधानसभा में ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। मनीष जायसवाल जी के नाम से उत्साह है और पहले से ही यहाँ मोदी जी के समर्थन में भारी संख्या में लोग हैं, और हम लोग इस बार जीतेंगे नहीं, भारी अंतराल से जीतेंगे। जब पहुंचते हैं लोगों के बीच में तो किस तरह की बातें सामने आती हैं? क्या उन्हें चाहिए? क्या मोदी जी के काम से सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, या फिर बदलाव का भी मूड दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिला है, इसलिए मोदी जी के नाम पर संतुष्ट है। मोदी जी के प्रति काफ़ी उत्साह है, उनके पार्टी के प्रति, उनके उम्मीदवार मनीष जायसवाल के प्रति काफ़ी उत्साह है। इस बार मनीष जी को बीजेपी ने टिकट दिया है,
इनके लिए आप साथ साथ में प्रचार कर रहे हैं, तो इनके लिए राहें कितनी आसान नज़र आ रही हैं, या फिर जब क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस लोगों को मिल रहा है? क्योंकि इससे पहले विधायक है मनीष जी, अब उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, तो कैसा रिस्पांस लोगों के बीच में मनीष जी को लेकर है? मैंने पूर्व में भी कहा कि चुनाव में बेहतर रिस्पांस है। यहाँ का जनता, यहाँ की आवाम भारी उत्साहित है, मनीष जायसवाल जी के नाम से उत्साहित हैं, और मोदी जी के समर्थन में यहाँ से पूर्व में भी मोदी जी के समर्थन में यहाँ की जनता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष जायसवाल जी की विजय होगी। कांग्रेस से जेपी पटेल उम्मीदवार हैं, वो भी मैदान में है, तो मुकाबला किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीदवार हैं, चुनाव है, चुनाव में तो चुनौती भी है लेकिन कठिनाई नहीं है, इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीतने में कोई कठिनाई है। भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। तो पूरा समर्थन आपको है और कोशिश लगातार कर रहे हैं आप धरातल पर? मेरा समय जनता के पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भारी समर्थन है, समर्थन नहीं भारी समर्थन है। चलिए, तो मनीष जी के जीत के लिए पूरी तरह से मनोज जी आश्वस्त हैं। खुद मनीष जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रुक करते हैं, उनके तरफ भी उनसे पूछते हैं। मनीष जी, एक सवाल जहन में आ रहा था, जब हम लोग बरही में थे तो बरही के विधायक हैं कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला, उन्होंने बहुत कुछ आरोप लगाए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, टिकट खरीदने तक का भी आरोप लगाए। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन? उनका लॉ का जो नॉलेज है, सबसे पहले वो बहुत कम है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है इस देश में, पार्लियामेंट ने उसको पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही मॉडिफिकेशन किया कि पहले एक क्लॉज था कि खरीदने वाले को बताना नहीं है कि किसने खरीदा और किसको दिया, ये भी नहीं बताना है। बाकी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो लीगल डॉक्यूमेंट अगर किसी ने खरीदा और किसी ने दिया तो दोनों ही लीगल नहीं है, पहला। दूसरा, उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारा परिवार का, मेरा बेटा 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। हमारे दादा बिजनेसमैन थे, हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे, हम भी बिजनेस में थे, और आज वो 4th जनरेशन बिजनेसमैन है। और कोई चना बेचने का बिजनेस हम लोग ठेला लगा करके नहीं करते हैं। हजारों करोड़ में हम लोगों ने भारत सरकार को और राज्य सरकार को रेवेन्यू दिया है। तो अगर किसी ने 4 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड 2021 में दे दिया तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे श्रद्धा का विषय है कि हम किसी मंदिर में दान करते हैं, किसी और धार्मिक संस्था में दान करते हैं, तो अगर हमारा पॉलिटिकल पार्टी को, अगर किसी को हमने अगर अपना बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दिया तो ये तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन उसको उन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा के रूप में पेश किया, क्योंकि उनको कानून का ज्ञान नहीं है, पहला। दूसरा चीज, उन्होंने आरोप भी लगाया कि हमने टिकट खरीदने के लिए ये बॉन्ड दिया। तो ये बॉन्ड्स दिए गए थे 2021 में और अभी चुनाव हो रहा है 2024 में। तो कौन सा दल 2021 में अपना टिकट डिसाइड कर लेता है? ये उसकी आस्था थी, उसका अपना मॉरल वैल्यूज। ऐसे भी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की पार्टी है। राष्ट्र धर्म से जुड़ने वाले हर एक लोग, अभी भी हम लोग जो सदस्यता के लिए जा रहे हैं तो लोगों से 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया जो भी हो वो कलेक्ट कर रहे हैं। जिसकी जितनी हैसियत उतना वो दे भी रहा है। तो उनके दल में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उनको आश्चर्य लग रहा होगा। ऐसा उनका लॉ का नॉलेज और क्षेत्र में उनकी जो पोजीशन है इस बार भी, वो भी बहुत दयनीय है। उनका शायद एक स्टेटमेंट आपने और नहीं सुना कि इनको पानी से जला के राख कर देंगे। एक नया टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद किया। तो इनका जो मेंटल स्टेटस है वो अब डिस्टर्ब हो गया है। जैसे जैसे दिसंबर नज़दीक आते चला जा रहा है, उनका ये जो उनके मस्तिष्क पे दबाव बढ़ता जा रहा है और ये सब अनर्गल बयानें जो है वो सामने आ रही हैं। तो एक दिन प्रत्याशी के साथ में हमारा सफर यहीं तक। दिन भर हम हजारीबाग के प्रत्याशी मनीष जायसवाल के साथ रहे। किस तरह सुबह सवेरे वो अपने घर से नाश्ते के बाद निकलते हैं और फिर रात को घर वापस आते हैं। तमाम क्षेत्रों का चुनाव प्रचार करते हुए वो हमने आपको दिखाया। उनके साथ हम 4-5 गाँव पहुँचे और देखा किस तरह जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं प्रत्याशी और अपने पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। फिलहाल अब हजारीबाग से हमारे विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे आपसे किसी और प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में। दिखाएंगे आपको सुबह से लेकर रात तक की मेहनत एक प्रत्याशी की चुनाव के दौरान कैसी होती है। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।